हाँ जी बेटा जी, क्या हाल है जी आपका। तो एमसीक्यू वाला फर्स्ट केस स्टडी तो हमने देख लिया आरटीपी का। अब सेकंड केस स्टडी ला रहे हैं जी। ये भी पूरा डिटेल में होगा। तो आप अच्छी तरह डिटेल में, जो लोग भी समझना चाहते हैं वही वीडियो को आगे कंटिन्यू करें। लाओ जी बेटा जी। तो हमारा जो सेकंड केस स्टडी है एमसीक्यू बेस्ड टेक्स्ट का, वो आपके सामने है। मिस चंचल, एज 45 ईयर, प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डाटा ऑफ हर ग्रॉस रिसीट फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19 एंड 19-20। She is engaged in the agency business along with providing service as a tarot card reader। ये आपको पता ही है, वो जो आपका फ्यूचर बताते हैं कार्ड पढ़ के। ठीक है जी। तो फाइनेंशियल ईयर 18-19, 19-20 ये रिसीट फ्रॉम बिजनेस दे रखी है उसकी। रिसीट फ्रॉम प्रोफेशन टोटल भी कर रखा। वैसे टोटल करने की जरूरत नहीं थी, बिजनेस अलग प्रोफेशन अलग, ऐसे भी हम देख सकते थे। During the year 19-20, she paid an amount of 120 to contractor for polishing her old furniture. She has taken her services from renowned interior designer for her self-occupied residential house property, जिसके लिए इतना पे किया। ये दोनों आपको थोड़ा जा मतलब कि परेशान कर सकते हैं। जो आपने एक नया सेक्शन जो आया अब कि जे इंडिविजुअल एचयूएफ अपना पर्सनल यूसेज के लिए भी कॉन्ट्रैक्टर की सर्विस वगैरह लें, तो उस पर भी टीडीएस काटने का एक नया सेक्शन आया हुआ है जो आपका 1 सितंबर 2019 से एप्लीकेबल हो जाता है। और इस अटेम्प्ट में 100% बेट लगाने वाली बात है ये तो, कि उसमें से सवाल बनने ही बनने हैं। तो इसकी हम चर्चा करेंगे अभी कि क्या करना क्या है इन दोनों चीजों का। देन आगे लिख के आता, फर्दर ऑन 28/5/2009 शी सोल्ड वन कमर्शियल प्रॉपर्टी फॉर 50 लाख। ये एक्चुअल सेल कंसिडरेशन है। द वैल्यू अडॉप्टेड फॉर स्टैम्प ड्यूटी इज 52। रुकना होगा थोड़ा, 105% चेक करेंगे तो आपको लगेगा कि 50 का 105 अगर करते हैं तो 52.5 बनता है। देख रहे हैं कि नहीं। अब आप समझदार हैं कि यहाँ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अडॉप्ट करनी है या नहीं। नेचुरल आपको सब पता है। इट वॉज परचेज फॉर 40 लाख, इतने में खरीदी थी। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स दे रखे हैं। सर पहले तो आप ये देख लें कि ये 17 है और ये 19 में 5वां महीना या 4th मंथ था। ये 5 है, वाले मई है वो अप्रैल था। ये तो ये 24 महीने से ऊपर हो चुका है। तो लॉन्ग टर्म तो ये प्रॉपर्टी है। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस भी है अनलिस्टेड शेयर का। फाइनेंशियल ईयर 18-19 7,80,000 रुपए का। इसका भी सेट ऑफ का सोचना होगा। अभी 19-20 में है तो वैलिडिटी वाइज तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मिस चंचल इनकर्ड अ लॉस ऑफ 70 लाख वाइल ट्रेडिंग इन एग्रीकल्चर कॉमोडिटी डेरिवेटिव्स, जिसपे कोई सीटीटी भी पे नहीं हुआ। इस पे पूरी डिस्कशन कराऊंगा मैं। फ्रॉम द डिटेल गिवन अबव चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द क्वेश्चंस बिलो। कहता है जो डाटा ऊपर दिया हो उसमें से आप सबसे अप्रोप्रिएट बताओ कि भाई क्या उस डाटा को यूज करके जो ये ऑप्शंस दे रखी है उनका अप्रोप्रिएट आंसर बताओ। नॉर्मल है, ये तो सही है। अब इसने पूछा है कि इज मिस चंचल लायबल टू टैक्स ऑडिट अंडर इनकम टैक्स एक्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 19-20। आंसर दियो यस क्योंकि उसकी ग्रॉस रिसीट इतने से ज्यादा है, नो क्योंकि ग्रॉस रिसीट बिजनेस प्रोफेशन से लिमिट से नीचे है। सर देखिए सारी चीजें बाद में, पहले आप लॉ रिवाइज कर लें कि आंसर करने के लिए आपको नॉलेज भी होनी चाहिए। देखें 44AB ये सेक्शन जी आपका स्टडी मटेरियल में क्या कहता है, हु इज रिक्वायर्ड टू गेट दी अकाउंट्स ऑडिटेड। कहता है अगर आपका टोटल सेल टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट इन बिजनेस एक्सीड ₹100 लाख इन एनी प्रीवियस ईयर और ग्रॉस रिसीट इन प्रोफेशन एक्सीड 50 लाख इन द प्रीवियस ईयर। तो बिजनेस के लिए लिमिट है जी 100 लाख की, पता ही है सारे बच्चों को। प्रोफेशन में लिमिट कितने की है, 50 लाख की। ये लॉ है जी 44AB का। अब आप क्वेश्चन में दोबारा हैं। सर ये आप 19-20 में देख लो, बिजनेस 85 लाख पे है, प्रोफेशन 47 लाख पे है। तो यहाँ आपको ये भी लग सकता है कि सर एक और भी है, और ट्रेडिंग इन एग्रीकल्चर कॉमोडिटी डेरिवेटिव्स, वहाँ 70 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। सर ठीक है उसमें नुकसान हुआ है, बट उसका जो टर्नओवर है वो हमें दिया नहीं हुआ। और जो ये डेरिवेटिव्स वगैरह होते हैं, फ्यूचर ऑप्शंस होते हैं, इसमें टर्नओवर निकालने का एक स्पेशली तरीका होता है जो कभी इंटर में तो डिस्कस भी नहीं हुआ होता। ठीक है ना जी। तो इस वाले के लिए तो हम कह सकते हैं कि इसके टर्नओवर का हमें पता नहीं है, लॉस का पता है, तो हम यहाँ तो कमेंट ना ही करें। तो सर अगर इसमें रह के आंसर करना है जिसकी इंफॉर्मेशन कंप्लीट है, तो सर ये वाला आंसर बिल्कुल ठीक है। नो, कोई टैक्स ऑडिट की जरूरत नहीं है।
क्योंकि आप लिमिट से नीचे हैं। तो क्या ये जवाब सही है सर? इसके लिए हमने आंसर का प्रोविजन यहाँ बना के रखा होता है पहले। तो हमारे पास सेकंड केस स्टडी में पहला जो एमसीक्यू बना, सेकंड केस स्टडी का पहला जो एमसीक्यू बन रहा है उसका आंसर बी दिया हुआ है। तो हमने यहाँ एक बार दोबारा चेक कर लिया कि हमने पहले वाले का आंसर बी ही दिया है। सही है सर, पहले वाला डन है। इसके बारे में सर थोड़ा ना सोचे क्योंकि इसका टर्नओवर वगैरह आपको नहीं दिया होगा, तो इस पे कमेंट करना ठीक नहीं होगा। What is the total amount of tax to be deducted by Miss चंचल for the previous year 19-20? ये तुक्के से भी ठीक कर लेते हैं कई लोग सोचते हैं कि इसका केड़ा टैक्स ऑडिट होना है तो इसने कौन से टीडीएस काटने हैं। कोई इंडिविजुअल्स में ज्यादातर तभी टीडीएस काटना होता है ना, नॉर्मली सारे केसेस में नहीं, जब आपका टैक्स ऑडिट होना हो। पर सर मैं आपको कहूंगा ऐसी घटिया सोच ना रखें, नए सेक्शन आ चुके हैं, अपने आप को अपग्रेड करें। सेक्शंस मैं आपके सामने रखता हूँ जो बिना टीडीएस के भी आपको, बिना टैक्स ऑडिट के भी आपको कहेंगे टीडीएस काटने के लिए। तो ये रहा जी 194M, वेरी इंपॉर्टेंट। एम और एन इन दोनों में से क्वेश्चन जरूर आपको मिलना ही मिलना बेटा। इन दोनों टीडीएस के सेक्शन को अच्छी तरह कर जो नवंबर अटेम्प्ट के लिए। 194M जो है वो इस दिन से आया। पहले ये देखना है कि 1 नंबर से एप्लीकेबिलिटी है, उससे पहले है नहीं है। प्रोवाइड्स फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स 5% by an individual or HUF responsible for paying any sum during financial year to any resident for carrying out any work in the pursuance of a contract, works contract हो गया, कमीशन हो गई, नेचुरल इंश्योरेंस कमीशन, कमीशन नहीं, और फी फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज हो गया। इट मे बी नोटेड, ध्यान से पढ़ें, इट मे बी नोटेड दैट ओनली इंडिविजुअल एंड HUF other than those who are required to deduct income tax as per these sections, क्योंकि ये इनके स्टैंडर्ड सेक्शंस हैं जो पहले से थे, पर ये तीनों कहते थे कि इंडिविजुअल HUF तभी आएगा हमारे में जो उसका टैक्स ऑडिट होना। अब ये कह रहा है इट मे बी नोटेड ओनली इंडिविजुअल HUF जो इनके अलावा है, मतलब जो इसमें नहीं आते, आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ अबव सम पेबल ड्यूरिंग द ईयर टू द रेजिडेंट। अब टाइम लिमिट, टाइम ऑफ डिडक्शन वही है, क्रेडिट एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, स्टैंडर्ड यही होता है। बाकी सर देखो पैटी केसेस अवॉइड करने के लिए थ्रेशोल्ड बहुत अच्छा रखा, नो टैक्सेस रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड अगर एग्रीगेट ऑफ सच सम डज नॉट एक्सीड 50 लाख, डज नॉट एक्सीड 50 लाख। बाकी आपके मॉड्यूल में 194M बहुत जबरदस्त दिया हुआ है, इसकी एक इलस्ट्रेशन है बहुत ही अच्छी, ये जरूर सबको देख के जानी चाहिए, जिसमें इन्होंने बहुत अच्छा समझाया हुआ। ठीक है, अब सर मैंने पढ़ लिया कि बिना टैक्स ऑडिट वालों को भी करना पड़ता है, ये समझ रहे कि नहीं। तो यहाँ सिचुएशन आपने देख ली कि भाई इट मे बी नोटेड ओनली इंडिविजुअल HUF जो वहां नहीं भी कवर हो रहे उन्हें भी यहाँ टैक्स काटना पड़ेगा। ठीक है जी, तो लिमिट भी देख ली 50 लाख रुपए की। अब आप देखो कि सर क्वेश्चन में कैसे निपटाएं इसको। सर देखो 194C तो इस पे लगना नहीं, क्योंकि उसके लिए तो फिर टैक्स ऑडिट आपका होना जरूरी है। ठीक है, और उसमें हम देखते भी कैसे हैं सर, पिछले साल को देखते हैं कि पिछले साल जो टैक्स ऑडिट हुआ तो करंट ईयर में उसकी प्रोविजंस लगनी शुरू हो जाती हैं। तो पिछला साल आपका दिया हुआ है सर, उसमें शर्माने वाली क्या बात है, पिछला साल भी देख लो 7843। अब पेमेंट्स कौन सी हैं सर, जब अगर हम ध्यान से देखें, शी पेड एन अमाउंट ऑफ 120 टू कॉन्ट्रैक्टर फॉर पॉलिशिंग हर ओल्ड फर्नीचर, फिर लिखा है रिनोन्ड इंटीरियर डिजाइनर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। एक पेमेंट तो 100% पर्सनल है, 2.5 लाख वाली पेमेंट में तो कोई दो राय है नहीं कि वो तो पर्सनल पर्पस के लिए ही है। ठीक है, प्रोफेशनल सर्विस ली गई है इंटीरियर डिजाइनर की। ठीक है, और 120 वाले में भी ज्यादा यही लग रहा है, ओल्ड फर्नीचर जैसे लिखा है। अब ये बिजनेस के लिए था या ऐसा कुछ स्पष्ट नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं 2 मिनट के लिए मानूं कि ये दोनों पर्सनल हैं तो नेचुरल है अगर 194M में आएंगे तो कुछ हो सकता है, अदरवाइज नहीं। सर दोनों ही पेमेंट्स के अमाउंट बहुत छोटे हैं, तो जड़ा आपका 194M है वो एक्टिवेट नहीं होगा, देख रहे कि नहीं, क्योंकि आपने अभी अभी उसमें देखा था नो टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड वेयर सच सम और एज द केस में बी एग्रीगेट अमाउंट ऑफ सच सम क्रेडिटेड और पेड टू अ रेजिडेंट, क्रेडिटेड और पेड टू अ रेजिडेंट डज नॉट एक्सीड 50। दोनों ही केसेस में अमाउंट छोटे हैं, 50 लाख को एक्सीड नहीं कर रहे हैं। और अगर आपके मन में ये है कि नहीं सर देखो 2.5 लाख वाला हम पर्सनल मानेंगे, ये तो 120 वाला हमें लग रहा है बिजनेस के लिए होगा फर्नीचर, तो भी सर 194C तो अट्रैक्ट होना नहीं है, पिछला साल आपको तभी दिया होगा। तो अब सिचुएशन क्या बनेगी सर, जवाब तो यही है, कोई टीडीएस काटना नहीं बनता, तो आंसर शुड बी निल। बाकी आप आंसर की फाइल में कंफर्म कर दीजिए इस बात को, तो बहुत अच्छा। देखिए जी सेकंड पार्ट का सी आंसर है।
तो बहुत ही अच्छे से डिटेल्ड में उसके सारे जड़े आप कह लो जी प्रूफ्स हैं, सेक्शंस हैं, वो सारे लगा के हमने देखे, फिर हमने बात की। इसके बाद सर आया अगला क्वेश्चन, जहां उन्होंने कमर्शियल प्रॉपर्टी बेची है 50 लाख की, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 52, हमने 105% भी करके देखा तो 52.5 आया। अब हमारा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 52.5 को एक्सीड नहीं कर रहा है, वो 52 ही है। तो आपको पता है कि माइनर वेरिएशन अलाउड है जब से 105% वाला रूल आया है। तो आपकी एक्चुअल सेल कंसिडरेशन को ही हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लेंगे। तो ये 50 लाख के अकॉर्डिंग ही कैपिटल गेन कंप्यूट होने शुरू हो जाएंगे। अब अगर किसी को ये हो कि सर लॉन्ग शॉर्ट कैसे है, सर इसमें कमर्शियल प्रॉपर्टी वर्ड यूज्ड है, जिस तरह कोई शोरूम वगैरह, समझ रहे हैं कि नहीं, ऐसी चीजें। अब ये खरीदी इन्होंने 28/4/2017 को है, बेची है 28/5/2019 को, टाइम 2 साल से ज्यादा का हो गया है। अब आपको कैपिटल गेन में जब पीरियड ऑफ होल्डिंग पे डाउट आता है तो ये लीजिए सर, पीरियड ऑफ होल्डिंग आपके मॉड्यूल में से लैंड और बिल्डिंग और बोथ एलटीसीए हो जाते हैं। ये एलटीसीए का मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, अगर होल्डिंग पीरियड 24 महीने से ज्यादा हो, तो यहाँ 24 महीने से ज्यादा ही है, इसमें कोई शक नहीं है। तो सर इसकी जो कॉस्ट है वो मुझे बता दो सर। 40 लाख। सर इसकी इंडेक्सिंग करा दो, करवा रहा हूँ सर। सर मल्टीप्लाई कीजिए 289 से, ईयर ऑफ ट्रांसफर, डिवाइड कीजिए जब फर्स्ट हेल्ड है। फर्स्ट हेल्ड है जी ये 17/18 में 272, तो 40 लाख इंटू 289 डिवाइड बाई 272, ये हो गया 42,50,000। ये आ गया जी 7,50,000 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया आपका एलटीसीजी। सवाल क्या पूछ रहा है, क्या क्या ऑप्शन हमें दे रहा है, देख लेते हैं। सर ये कहता है व्हाट इज द अमाउंट एंड द नेचर ऑफ कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ मिस चंचल। सर अमाउंट 750 है, नेचर लॉन्ग टर्म है। ये वाला गलत वाला आंसर है जो उन्होंने स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को लेके कर लिया, जो कि अभी अप्लाई नहीं होना था। तो सर ये आंसर वेरिफिकेशन, हाँ जी सर जरूर होगी, इट शुड बी सी पार्ट। हाँ जी सर, थर्ड का सी है, बिल्कुल सही है सर। अब ये पूछता है कि अगर अमाउंट ऑफ लॉसेस बताओ विच कैन बी कैरी फॉरवर्ड टू ए वाई 21/22, अज्यूमिंग कि बिजनेस इनकम 45 लाख है, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन 25 लाख है। नालायक पार्टियां थोड़ी अलर्ट रहे, कई नालायक पार्टियां इस पे ये डाउट भी पूछ चुकी हैं, डाउट आ चुके हैं मेरे को इन क्वेश्चनों पे, कहते यार इनकम तो ये दी हुई थी। बेटा ये इनकम नहीं दी हुई थी, रिसीप्ट्स दी हुई थी, इसमें से खर्चे खुर्चे माइनस करने रहते हैं। तो सर 45 और 25 ये तो हो गया बिजनेस का आपका 70 लाख रुपए का प्रॉफिट, बिल्कुल सर। अब सर एक आपके पास है इधर कॉमोडिटी डेरिवेटिव्स में, कॉमोडिटिव डेरिवेटिव में बहुत तगड़ा लॉस। चंचल इनकर्ड लॉस ऑफ 70 लाख व्हाइल ट्रेडिंग इन एग्रीकल्चर कॉमोडिटी डेरिवेटिव्स। सर अब ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव्स ये स्पेकुलेटिव तो नहीं होता, ये एक डाउट आ जाएगा, क्योंकि अगर ये स्पेकुलेटिव होता है फिर तो ये कैरी फॉरवर्ड ही होगा, सेट ऑफ तो स्पेकुलेशन गेन के साथ ही हो सकता है, वो तो यहाँ है नहीं। सर बिजनेस प्रोफेशन जब हम पढ़ते हैं ਉਹਦੇ अंदर एक जगह पे डिस्कशन है, पर वो चैप्टर इतना बड़ा अपने आप में ही, पीजीबीपी शुरू में डिस्कशन आती है स्पेकुलेशन इनकम के बारे में, पर बच्चे भूले होते हैं। वहां बच्चों के दिमाग में भी डाला जाता है कि डेरिवेटिव नॉर्मली स्पेकुलेटिव नहीं होता। मैं तो उसमें फ्यूचर एंड ऑप्शंस इसके भी एग्जाम्पल देता हूँ आपको, जहां मैं ये भी सिखाता हूँ कि डेरिवेटिव का सबसे आसान जो स्पेकुलेशन का सबसे आसान एग्जाम्पल क्या था, इंट्राडे ट्रेडिंग इन शेयर, जहां डिलीवरी होती ही नहीं है। ये असल स्पेकुलेशन बिजनेस जो किसी ने आपने मॉड्यूल में ध्यान से पढ़ना हो तो 4.179 है, क्योंकि एक बात तो नवंबर 20 के आरटीपी ने क्लियर कर दिया कि इंस्टीट्यूट इन डेप्थ जाएगा बेटा, केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू जब आएंगे तो वो इन डेप्थ जाने वाले हैं, ये सुन लेना। ये जी स्पेकुलेशन बिजनेस, इसमें आपको पूरा डिटेलिंग कर रखी है उन्होंने, 1 मिनट दीजिएगा बस। तो हमें यहाँ वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचना, हमें सिर्फ ये देखना है कि सर हमारे वाला पॉइंट क्या लिखा हुआ है। कहता है ट्रांजेक्शन नॉट डीम टू बी स्पेकुलेटिव, हैजिंग कॉन्ट्रैक्ट्स जो रॉ मटेरियल या मर्केंडाइज के लिए होते हैं वो नहीं है स्पेकुलेटिव, हैजिंग कॉन्ट्रैक्ट जब स्टॉक शेयर में हो वो भी नहीं है, फॉरवर्ड भी नहीं है। ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव्स, सबसे पहले यहाँ एक उम्मीद की किरण झांकी कि भाई जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो स्पेकुलेटिव नहीं है। कहता है एलिजिबल ट्रांजेक्शन कैरिड आउट इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव्स, स्पेकुलेटिव नहीं है बेटा, ध्यान से हम ये पढ़ रहे हैं,
नॉट डीम टू बी स्पेकुलेटिव। अब इसमें सर थोड़ा और भी है, ट्रेडिंग इन कॉमोडिटी डेरिवेटिव। अब बिल्कुल स्पेसिफिकली वो आ गया जो आप ढूंढ रहे थे, क्योंकि आपके क्वेश्चन में कॉमोडिटी डेरिवेटिव की वो बात है सर। देख रहे हैं ना, ट्रेडिंग इन एग्रीकल्चर कॉमोडिटी डेरिवेटिव, जिसपे CTT पे नहीं हुआ, कॉमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, बात इसकी की हुई हमने। अब सर बता दो सर होते हैं कि नहीं। एलिजिबल ट्रांजैक्शन इन respect of trading in commodity derivatives carried out in a recognized stock exchange which is chargeable to commodity transaction tax। ये तो कह रहा है कि अगर आपने ट्रेडिंग इन कॉमोडिटी डेरिवेटिव किया तो उसमें कॉमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगा होना चाहिए, तो वो स्पेकुलेटिव नहीं है। ये तो ये कह रहा सर, फंस गए फिर हम तो। एग्री कॉमोडिटीज पे तो लगता नहीं है सर, हिम्मत रखो, खत्म कहाँ हुआ अभी। However, आपको बताइए जब सब कुछ समझ आ रहा हो या कुछ इधर उधर हो रहा हो तो however, but if ये बैठे होते हैं। However, the requirement or chargeability of commodity transaction tax is not applicable in respect of trading in agri commodity derivatives। क्लियरली आ गया लिख के। उसने पहले क्या बोला कि जो ट्रेडिंग इन कॉमोडिटी डेरिवेटिव है वो स्पेकुलेटिव नहीं है, पर साथ में ये बोला कि वहां कॉमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगा होना चाहिए, कॉमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगा होना चाहिए, तो वो स्पेकुलेटिव नहीं मानूंगा। फिर घुमा लिया, कहता नहीं नहीं बेटा, जो एग्री कॉमोडिटीज होती है ना उनके लिए कंडीशन लागू नहीं होगी, मतलब कि उनपे चाहे कॉमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स नहीं भी लगता फिर भी उन्हें हम स्पेकुलेटिव नहीं मानेंगे, नॉर्मली मानेंगे। बहुत बड़ा फायदा हो गया सर, अगर ऐसा हो गया तो ये 70 लाख रुपए का नुकसान जो है, 70 लाख रुपए का जो नुकसान है, ये नॉर्मल बिजनेस का ही नुकसान माना जाएगा। नॉर्मल बिजनेस के अगेंस्ट सेट ऑफ हो गया बड़े प्यार से। सर कमाल है सर, और सोचिए क्योंकि और भी कुछ बातें हैं सर, मैं बिल्कुल आपका इशारा समझ रहा हूं। 7,50,000 का LTCG आया हुआ है, और अगर आप ध्यान से देखिए तो पुराना LTCL है सर, पुराना LTCL है, ब्रॉड फॉरवर्ड LTCL 7,80,000, और LTCL सिर्फ LTCG के अगेंस्ट ही एडजस्ट होता है। तो 7,80,000 में से 750 यहाँ एडजस्ट करवा दीजिए, इसे कर दीजिए नील, और बाकी 30,000 को क्या कर दीजिए सर, कैरी फॉरवर्ड। सर कौन सा सेक्शन है वो भी दे देते हैं आपको, कैपिटल गेन में आ जाते हैं तो सॉरी, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड में सेक्शन 74 है सर, लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन। Section 74 provide where for any assessment year net result under the head capital gain is short-term capital loss or long-term capital loss shall be carry forward to the following assessment year, और आगे पूरा स्कीम बताता है कि कैसे अगले सालों में सेट ऑफ करना है, ये तक बताता है सेक्शन 74। सर हमें यहाँ ऑप्शन सेलेक्ट करते वक्त ध्यान देना होगा कि पहली ऑप्शन कह रही है कि 780 आप कैरी कर लो। क्यों कर लो भाई, 750 है तो उसमें सेट ऑफ नहीं करेंगे। 70 लाख कैरी कर लो, नहीं नहीं सर वो स्पेकुलेटिव है ही नहीं। 30,000 अंडर सेक्शन 74 कैरी कर लो, अभी तक तो सबसे ज्यादा पसंद मुझे यही आया, क्योंकि ये वाला नहीं सर 73 नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो स्पेकुलेटिव नहीं है, इट कैन इजिली बी एडजस्टेड, तो दिस शुड बी इट। बाकी जी आप आंसर देख लीजिए किस तरफ जाता है आंसर, वो भी दिया ही होगा सर, सी पार्ट, फोर्थ का भी सी है। तो सर इसी तरीके से हमने अपने दो जो प्रैक्टिकल हैं बहुत ही डिटेल में विद रेलेवेंट लॉ खत्म कर दिए हैं। सर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है जी, लाइक शेयर और कमेंट दबा के करो ताकि मोटिवेशन बनी रहती है, मोटिवेशन बनी रहती है और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने की। ओके जी बेटा, अगला क्वेश्चन अगली वीडियो में।